मूवी स्टार्ट होती है और हम कुछ कुंग-फू वॉरियर्स को देखते हैं जो कि बादलों में उड़ रहे थे। इस जगह का नाम किंग योन था, जिनके अंदर बहुत सारे कुंग-फू स्कूल थे और ये सभी लोग एक स्कूल के स्टूडेंट थे। यहाँ पर हम जेंक नाम के लड़के को देखते हैं। जेंक भी इस स्कूल का एक स्टूडेंट था, लेकिन जेंक काफी कमजोर था। वो अपने सारे सीनियर्स की तरह पावरफुल नहीं था, लेकिन जेंक दिल का साफ इंसान था, इसीलिए उसके सीनियर्स उसको पसंद करते थे और जेंक सभी लोगों के लिए खाना भी बनाता था। इन सब में एक टियन नाम की लड़की थी जो कि इसके मास्टर की बेटी थी और शायद जेंक टियन को पसंद करता था, लेकिन टियन उसको अपना भाई समझती थी और हमेशा उसका ख्याल रखती थी। अब डिनर के वक्त सब लोग बैठे जेंक से बातें कर रहे थे क्योंकि 10 साल हो गए थे। जेंक अभी तक अच्छा कुंग-फू वॉरियर नहीं बन सका था। टियन हमेशा जेंक की ट्रेनिंग में उसकी मदद करती थी। वो जेंक से कहती थी कि उसको सारा ध्यान लगाकर अपनी एनर्जी को बाहर लाना होगा, लेकिन जेंक कभी फोकस नहीं कर पाता था। वो टियन की ब्यूटी की वजह से डिस्ट्रैक्ट हो जाता था। तभी जेंक को याद आता है कि आज से 10 साल पहले इसी दिन इसके पेरेंट्स को मार दिया गया था। ये सुनकर टियन जेंक को उसके विलेज लेकर जाती है। जेंक उसको बताता है कि 10 साल पहले जब वो अपने घर वापस जा रहा था तो उसने देखा था कि उसके विलेज के पास एक बिजली का गहरा बना हुआ था। जेंक के फादर जो कि कुंग-फू के मास्टर थे और वो किसी डीमन से लड़ रहे थे और उसने मास्क भी पहना हुआ था। उन्होंने डीमन को हरा भी दिया था, लेकिन लास्ट में उस डीमन ने अपने थंडर वॉर से उन पर अटैक किया और सब कुछ खत्म हो गया। और वो बताता है कि जब सुबह को मैं और मेरा फ्रेंड जागा तो विलेज के सभी लोग मारे गए थे, जिन लोगों में उसके पेरेंट्स भी शामिल थे। और जेंक ने तभी कसम खाई थी कि वो अपने पेरेंट्स का बदला जरूर लेगा। और तभी वहाँ पर कुंग-फू के मास्टर आए थे और उनके साथ टियन भी। तभी जेंक ने मास्टर से कहा था कि उसे अपना स्टूडेंट बना ले ताकि वो अपने पेरेंट्स का बदला ले सके, और तभी से जेंक इस स्कूल में है। अब जेंक टियन को बताता है कि 10 साल हो गए, मुझे अभी भी पता नहीं चल सका कि विलेजर्स की मौत का जिम्मेदार कौन था। इसके बाद हम स्कूल को देखते हैं जहाँ पर सारे कुंग-फू मास्टर्स इकट्ठा हुए थे और इनमें एक लेडी मास्टर भी थी जो सिर्फ लड़कियों को अपना स्टूडेंट बनाती थी। यहाँ पर ये सभी लोग कुंग-फू कॉन्टेस्ट की बातें करते हैं जिनमें सभी स्कूल के स्टूडेंट हिस्सा लेने वाले थे। तभी लेडी मास्टर कहती है कि उनकी एक स्टूडेंट शोई भी इस कंपटीशन में हिस्सा लेगी और उसे जीतने से कोई भी नहीं रोक सकता। और अब रात को सभी स्टूडेंट चुपके से शोई की ट्रेनिंग देखने जाते हैं। शोई बहुत ही ज्यादा प्यारी थी, लेकिन बहुत ज्यादा लोगों की वजह से जेंक शोई के सामने गिर जाता है और यहाँ पर शोई जेंक को पनिश करने के लिए कुछ खुजली वाले इंसेक्ट्स को छोड़ देती है। और रात को टियन जेंक की बॉडी पर एक ऑयल लगाती है जिससे जेंक की खुजली कम हो जाती है। और ये ऑयल बहुत ही मुश्किल से मिलता था, लेकिन टियन फिर भी इसको ढूंढ लाई थी। और अब जेंक ये समझता है कि शायद टियन भी उसको पसंद करती है। अब अगले दिन जेंक एक नदी पर जाता है और वहाँ पर जाकर किसी को आवाज लगाता है और उस नदी में से एक बड़ा सा ड्रैगन बाहर निकलता है। जेंक कभी कभार इस ड्रैगन से मिलने आता था और इसके लिए बहुत सारा खाना भी लाता था। जेंक अब उस ड्रैगन को बताता है कि वो टियन के सामने उसको सब कुछ बताना चाहता है कि वो उसको पसंद करता है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि टियन जेंक को अपने फादर की कुंग-फू बुक्स ला कर देती है क्योंकि वो चाहती थी कि कॉन्टेस्ट से पहले जेंक भी एक अच्छा कुंग-फू वॉरियर बन जाए। इसके बाद जेंक अपनी ट्रेनिंग कर रहा था, तभी जो लॉकेट उसके पास था वो चमकने लगता है। ये स्टोन उसको उसके फादर ने दिया था और कहा था कि ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन ये स्टोन तुम्हें अपने कंट्रोल में भी कर सकता है, इसीलिए तुम्हें इस स्टोन को एक गहरी खाई में फेंकना होगा। और तब से ये स्टोन जेंक के पास ही था। और अब फाइनली जेंक इस स्टोन को फेंकने के लिए चला जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक मंकी आकर जेंक को बहुत ज्यादा परेशान करता है। वो उसके पीछे पड़ जाता है और वो जेंक से स्टोन लेने के लिए उसे धक्का दे देता है और जेंक एक गहरी नदी में जा गिरता है। अब जेंक डूब रहा था, लेकिन वो स्टोन उसे पानी से बाहर ले आता है। अब बाहर निकलते ही वो मंकी दोबारा से जेंक से वो स्टोन छीनने की कोशिश करता है और उसके हाथ पर काट भी लेता है। अब जेंक की बाजू से जो खून निकल रहा था वो स्टोन उसको जज़ब करने लगता है और तभी नदी की गहराई से एक मिस्टीरियस स्टिक बाहर निकलती है और जेंक का स्टोन इस स्टिक में जाकर मिल जाता है, जिससे एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्टिक तैयार हो जाती है। और ये लोग इसको शायद ब्लड सकिंग बीट भी कहते हैं। और सभी मास्टर भी इस इंसिडेंट को दूर से देख रहे थे और वो आपस में बात करते हैं कि शायद फिर से ब्लड सकिंग बिट अपीयर हुई है और अब घोस्ट किंग इसे लेने जरूर आएगा। दूसरी तरफ यहाँ पर हम घोस्ट किंग और कुछ डीमंस को देखते हैं और अब घोस्ट किंग अपने एक साथी को इस स्टिक को लेने के लिए भेज देता है और वो मैजिकल स्टिक जेंक के पास आ जाती है और वो मंकी को दलदल में फंसने से बचाता है, जिससे वो मंकी अब जेंक को परेशान करना बंद कर देता है। और अब इसके बाद एक अनजान लड़की जेंक पर अटैक करती है और उस मैजिकल स्टिक को चुराने की कोशिश करती है। तभी वहाँ पर शोई और टियन जेंक को बचाने के लिए आ जाती है और वो लड़की वहाँ से भाग जाती है। और तभी जेंक इस बात को नोटिस करता है कि जिस हाथ पर मंकी ने उसको काटा था वो हाथ अब बिल्कुल ठीक था। और अब इस बात का ये मतलब था कि इस मैजिकल स्टिक में हीलिंग पावर भी थी, लेकिन जेंक इस मैजिकल स्टिक के बारे में किसी को भी कुछ भी नहीं बताता।
और फिर अगले दिन जब जेंग सो रहा था तो वो अनजान लड़की फिर से आती है और वो लड़की फिर से उस स्टिक को चुराने की कोशिश करती है। लेकिन जैसे ही वो इस स्टिक को चुरा कर भागती है, वो स्टिक उसे दोबारा खींचकर जेंग के पास ही ले आती है। अब इस बात से ऐसा लगता था कि ये स्टिक जेंग से जुड़ गई हो और इसी तरह सुबह हो जाती है। अब वो लड़की जेंग के जागने से वहाँ से भाग जाती है। अब मास्टर जेंग को बताते हैं कि वो भी कुंफू कंपटीशन में हिस्सा लेगा और अब इस न्यूज को सुनकर जेंग बहुत ज्यादा खुश होता है। और तभी जेंग का दोस्त भी वहाँ पर आता है जो कि कंपटीशन से जुड़ी कुछ खबर को लाया था। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि शायद टियन जेंग के फ्रेंड को पसंद करती थी और जब जेंग टियन और अपने फ्रेंड को एक साथ देखता है तो बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और उसका दिल टूट जाता है। तभी वो देखता है कि कुछ लोग उसकी तरफ भागते हुए आ रहे थे। वो लोग दरअसल उसी अनजान लड़की के पीछे भाग रहे थे और इन सबको देखकर जेंग भी वहाँ पर भागने लगता है। और अब वो भागते भागते एक पहाड़ के नीचे जाकर छुप जाते हैं और अब वो लड़की दोबारा उस मैजिकल स्टिक को चुराने की कोशिश करती है, लेकिन वो स्टिक उस लड़की को बेहोश कर देती है। अब शाम को जेंग उसके लिए खाना बना कर लाता है और अब वो लड़की जेंग को मारने के लिए बिल्कुल तैयार थी। लेकिन जब वो जेंग से बात करती है तो वो अपने इस प्लान को बदल देती है और वो दोनों काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं और अब वो जेंग को नहीं मारती। और अब अगले दिन कंपटीशन शुरू होता है और सब स्टूडेंट्स जमा हो जाते हैं और अब मास्टर्स उनको बताते हैं कि उनमें से 63 स्टूडेंट्स को बॉल्स के जरिए सिलेक्ट किया जाएगा और जिसके पास भी नंबर 1 वाली बॉल होगी वो सीधा सेकेंड राउंड में चला जाएगा। और अब बॉल्स को पकड़ने के लिए सभी कुंफू वॉरियर्स उड़ने लगते हैं, लेकिन जेंग उड़ नहीं सकता था। उसको तभी एक बॉल जमीन पर पड़ी हुई मिलती है। इससे पहले जेंग उस बॉल को उठाता, शॉई अपनी बॉल से उसको बदल देती है। अब जेंग को पता चलता है कि उसे नंबर 1 बॉल मिली है और उसे इस कंपटीशन में लड़ना नहीं पड़ेगा। अब जेंग शोई से पूछता है कि उसने उसको नंबर 1 वाली बॉल क्यों दी, जिस पर शोई उसका जवाब देती है कि वो लड़कर आगे बढ़ना चाहती है, ना कि लक के भरोसे पर। और अब नंबर 1 राउंड शुरू हो जाता है और आधे स्टूडेंट्स एलिमिनेट हो जाते हैं। और अब शॉई इस कंपटीशन को जीतने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रही थी, जिससे उसकी बॉडी बहुत ज्यादा इंजर्ड होने लगी थी और उसकी मास्टर उसको कहती है कि वो राउंड 2 में हिस्सा ना ले, लेकिन शोई इस बात को नहीं मानती। तभी मास्टर उसको एक मेडिसिन देती है जिससे वो जल्द ही हील हो जाती है। और अब राउंड 2 में जेंग की भी फाइट होती है, लेकिन उसकी स्टिक सामने वाले को खुद ही बेहोश कर देती है और जेंग जीत जाता है। और रात को डिनर के वक्त जेंग को पता चलता है कि उसके और टियन के अलावा इनके स्कूल से कोई भी स्टूडेंट आगे नहीं जा सका, लेकिन वो सभी जेंग के लिए बहुत ज्यादा खुश होते हैं। और अगले दिन कंपटीशन फिर से स्टार्ट होता है। यहाँ पर जेंग की फाइट उसके फ्रेंड और शोई की फाइट टियन से होती है। यहाँ पर जेंग अपने फ्रेंड के साथ बहुत अच्छी फाइट करता है और उसको हरा देता है, क्योंकि उसे लगता है कि जेंग ने अभी तक अपनी मैजिकल पावर्स को छुपाया हुआ था और जेंग बिल्कुल भी कमजोर नहीं था। जेंग को भी अपने फ्रेंड की बातें बुरी लग रही थी, क्योंकि वो स्टिक की वजह से ही जीत रहा था, तो अब वो उस स्टिक को दूर फेंक देता है। दूसरी तरफ शोई टियन को फाइट में हरा देती है और अब जेंग के मास्टर भी उसको डांटते हैं, क्योंकि उसने अभी तक अपनी पावर्स के बारे में किसी को भी नहीं बताया था। इसके बाद जेंग का मंकी उसी रात को एक नदी के किनारे लेकर जाता है, जहाँ पर शोई बेहोश लेटी हुई थी, जो कि बहुत ज्यादा सख्त ट्रेनिंग की वजह से इंजर्ड हो गई थी। जेंग शोई को उसकी मेडिसिन देता है, जिससे वो ठीक हो जाती है। और अब शोई भी शायद जेंग को पसंद करने लगी थी, क्योंकि अगले दिन दोनों के दरमियान में फाइट थी, लेकिन फिर भी जेंग उसको यहाँ पर बचाने आया था। अगले दिन जेंग के मास्टर उसको बताते हैं कि वो यहाँ तक इस कंपटीशन में आ गया है, इसके स्कूल के लिए बहुत बड़ी बात है। अब जेंग जीते या हारे इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बस वो ये चाहते थे कि जेंग को इस फाइट में ज्यादा चोट ना लगे। इसके बाद जेंग और शोई की फाइट स्टार्ट हो जाती है और जेंग अपने स्टिक के बगैर बहुत ज्यादा कमजोर हो गया था और वो बुरी तरह से इंजर्ड भी हो गया था, लेकिन फिर भी वो हार मानने के लिए तैयार नहीं था। और अब शोई उस पर दोबारा अटैक करती है और यहाँ पर जेंग की स्टिक दोबारा उसके पास आ जाती है, जो कि जेंग बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गया था। उस स्टिक के वापस आने की वजह से वो दोबारा ठीक हो जाता है। अब वो शोई को फाइट में हराने लगता है और उसकी स्टिक को अब मास्टर भी पहचान लेते हैं कि ये ब्लड सकिंग बीड है। आखिर में जेंग इस फाइट को जीत ही गया था, लेकिन वो शोई को और ज्यादा इंजर्ड नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो जानबूझकर हार जाता है। दूसरी तरफ हम उस लड़की को देखते हैं जो कि मैजिकल स्टिक को चुराने में बहुत ज्यादा नाकाम हो गई थी और अब घोस्ट किंग सभी डीमंस को अर्थ पर भेज देता है। यहाँ पर हम सबसे पहले पपेट डीमन को देखते हैं, जो कि एक कुंफू वॉरियर को अपने कंट्रोल में कर उसके सभी साथियों को मार देता है। उसके बाद दूसरा डीमन जो कि सभी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। इसके बाद कुछ और डीमंस जो कि वहाँ पर सभी स्टूडेंट्स को मारने लगते हैं। और यहाँ पर मास्टर को पता चलता है कि जेंग इन कुंफूस का यूज कर रहा था और अब उसको मार देना चाहिए, क्योंकि ये रूल्स के खिलाफ था और डेंजरस भी। तभी जेंग का फ्रेंड यहाँ पर खबर लेकर आता है कि घोस्ट किंग के डीमंस ने सभी पर अटैक कर दिया है। इसके बाद जेंग को कैद कर सभी वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन तभी वो अनजान लड़की सबको अपने मैजिक से सुलाकर जेंग को यहाँ से आजाद कर ले जाती है।
और उसे घोस्ट किंग के पास ले जाती है जो कि उसके फादर थे। और अब घोस्ट किंग जैंक से उस मैजिकल स्टिक को छीन लेता है, लेकिन उस स्टिक में जैंक का ब्लड शामिल था, इसीलिए वो स्टिक दोबारा से जैंक के पास चली जाती है। और अब घोस्ट किंग जैंक को मारने लगता है। तभी उसकी बेटी उसको रोक लेती है, लेकिन घोस्ट किंग अपनी बेटी को ही बेहोश कर देता है। और अब घोस्ट किंग और जैंक में फाइट होने लगती है और जैंक को बचाने के लिए सभी मास्टर्स और स्टूडेंट्स आ जाते हैं। तभी कुंफू वॉरियर्स घोस्ट किंग पर अटैक कर देते हैं, लेकिन घोस्ट किंग उनको मारे जा रहा था। इधर टियन और शोई भी उस लड़की से फाइट कर रही थी, लेकिन जैंक उस लड़की को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो इंजर्ड हो जाती है। इसके बाद सभी मास्टर अपने थंडर वॉर से घोस्ट किंग पर अटैक करते हैं और तभी जैंक को याद आता है कि उस दिन भी उसके विलेज पर कुछ ऐसी ही बिजली चमक रही थी। तब 10 साल पहले उसके पेरेंट्स और विलेजर्स की मौत हुई, जिसके बाद वो सभी मास्टर मिलकर घोस्ट किंग को हरा देते हैं। और घोस्ट किंग जाते हुए कहता है कि जैंक के पास एक इवल वेपन है जो कि जैंक को अपने कंट्रोल में कर तुम सबको मार देगी। इसके बाद सभी मास्टर जैंक पर अटैक करते हैं, लेकिन जैंक उन सबको हरा देता है। अब जैंक उस स्टिक के कंट्रोल में आकर पूरी तरह से इविल हो गया था और अब जैंक को समझ में आ गया था कि इन मास्टर्स में से किसी एक ने उसके पेरेंट्स को मारा था, जो कि उसी दिन इनके गांव में इस ब्लड सकिंग बीट को लेने आया था। और वो अपने ही मास्टर को मारने जाता है, लेकिन टियन बीच में आ जाती है। अब टियन जैंक को वापस लाने के लिए कोशिश करती है और जैंक टियन की बातों से दोबारा से कंट्रोल में आ गया था और वो शोई के सामने जाकर कहता है कि वो उसे मार दे। और लेडी मास्टर की बात सुनते हुए शोई उस पर अटैक कर देती है, लेकिन जैंक का सीनियर मास्टर वहां आकर जैंक को बचा लेता है और खुद मारे जाते हैं। अब लास्ट में शोई भी जैंक को नहीं मारती और वो कहती है कि वो कहीं दूर चला जाए। और अब जैंक उस लड़की को लेकर वहाँ से चला जाता है जो कि घोस्ट की बेटी थी और शायद उसे स्टिक लेने आई थी। और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।